तो आइए अब देखते हैं द पाम वाइन ड्रिंकर में जो भाषा का अनोखा इस्तेमाल हुआ है। तो नाइजीरिया में एक लेखक थे जिनका नाम था अमोस टुटुआ, जिन्होंने लिखी है द पाम वाइन ड्रिंकर, तो जिसने खूब धूम मचाई। कुछ लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की तो कुछ ने इसकी खूब आलोचना भी की। तो इस किताब की भाषा को लेकर खूब बहस हुई। लोग कहते हैं कि यह व्याकरण के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्टाइलिश और जानदार है। असल में टुटुओला अपनी कहानी योरूबा भाषा में भी लिख सकते थे, जो उनकी अपनी भाषा थी, लेकिन वह चाहते थे कि उनकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसीलिए उन्होंने इसे अंग्रेज़ी में लिखा। लेकिन उसकी अंग्रेज़ी जैसी हम आम तौर पर देखते हैं वैसी स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं थी, न ही वह पिडगिन इंग्लिश थी। वह ऐसी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करना चाहते थे जैसा आम नाइजीरियाई लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते थे। एक आलोचक थे रोडमैन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टुटुआ की अंग्रेज़ी इस दुनिया की अंग्रेज़ी नहीं है। शायद उसका मतलब यह था कि वह योरूबा प्रभावित अंग्रेज़ी थी, जिसका इस्तेमाल टुटुआ अपनी कहानी को बताने के लिए करते थे। रोडमैन शायद यह देखकर हैरान रह गए होंगे कि टुटुआ ने कैसे व्याकरण के नियमों को तोड़ा और शब्दों की स्पेलिंग वर्तमान में भी बदलाव किए। जैसे स्मॉल बर्ड विच आई कुड डिस्क्राइब एज अ स्पैरो इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यानी एक छोटी चिड़िया जिसे मैं अंग्रेज़ी में गोरैया कह सकता था। यह वाक्य थोड़ा अटपटा लग सकता है, यानी कि वो स्पैरो को स्पैरो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको स्मॉल बर्ड कहा। फिर है पैक अवर लोड्स एंड स्टार्टेड अवर जर्नी, यानी हमारा सामान पैक किया और अपनी यात्रा शुरू की। यह भी व्याकरण के हिसाब से थोड़ा अलग है। बोथ लैंड एंड हेवन वर टाइट फ्रेंड्स, यानी धरती और स्वर्ग दोनों पक्के दोस्त थे। यह वाक्य भी अपनी तरह का अनूठा है। तो ऐसा था अमोआ टुटुआ का भाषा जो इस्तेमाल करने का अंदाज़। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बताया कि कहानी कहने के लिए भाषा के नियमों को थोड़ा मोड़ा भी जा सकता है। तो जो एक लेखक अपने विचारों और भावनाओं को कागज़ पर ऐसे उतारता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर इंसान का अपना एक ख़ास अंदाज़ होता है जिससे लोग उसे पहचानते हैं। तो अंदाज़ इस बारे में है कि लेखक अपना काम कैसे करता है। लेखक का यह अनोखा अंदाज़ उसके शब्दों के चुनाव, स्पेलिंग, यानी जो भी वोकैबलरी होती है, व्याकरण, विराम चिन्ह, पैराग्राफ बनाने के तरीके और ऐसी कई चीज़ों में दिखता है, जिनका इस्तेमाल करके वह अपने पाठकों तक संदेश पहुंचाता है। गार्डनर का मानना है कि अंदाज़ तो लेखक के व्यक्तित्व का प्रदर्शन है, यानी लेखक अपनी भाषा का इस्तेमाल कैसे करता है उसी से उसका व्यक्तित्व सामने आता है। नगारा भी इस बात से सहमत है कि भाषा सिर्फ इंसानों की अपनी चीज़ है जिसमें आवाज़ें, शब्द, बनावट और अर्थ होते हैं, और कोई भी इंसान इसे बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करें अमोस टुटुओला की, जिनकी किताब द पाम वाइन ड्रिंकर हमने पहले भी देखी है। अगर टुटुओला की भाषा को अंग्रेज़ी का एक ख़ास डायलेक्ट यानी बोली मान लिया जाए तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है। यह बस उसका अपना अंदाज़ है, जिस तरह से उन्होंने भाषा को इस्तेमाल करना चुना। तो कई पाठकों को जो भाषा के नियमों और बनावट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टुटुओला की भाषा में बहुत सारी गलतियां दिख सकती हैं। ये गलतियां कुछ इस तरीके की हो सकती है जैसे कि वर्ड्स का मिसयूज़, शब्दों का गलत इस्तेमाल, कंबाइनिंग वर्ड्स यानी शब्दों को अजीब तरीके से जोड़ना, ओड रिपीटिशन यानी अजीब दोहराव, इनकरेक्ट फ्रेजेस यानी गलत व्याकरण, पंक्चुएशन एरर्स विराम चिन्ह की गलतियाँ, इडियम मिसयूज़ यानी मुहावरे का गलत इस्तेमाल, प्रीपोजिशन का मिसयूज़ और भी बहुत कुछ।
तो टोटोवाला ने लिखने के अंदाज़ पर यह कहना है कि उसके अंदाज़ को भोला भाला यानी नेव कहा गया है, लेकिन इसे अजीब यानी ग्रोटेस्क, शानदार, फैंटास्टिक, जादुई यानी मैजिकल और चार्मिंग भी कहा जा सकता है। टोटोवाला के पास रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं थी। भले ही उन्हें अंग्रेज़ी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी या उसकी औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना उन्होंने अपना उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। लेखक का अंदाज़ उसकी पहचान होता है। यह अंदाज़ शब्दों के चुनाव से लेकर व्याकरण तक में दिखता है। टोटोवाला की भाषा को अंग्रेज़ी का एक अलग डायलेक्ट माना जा सकता है, जो उनके अंदाज़ को दर्शाता है। उनकी भाषा को भोला भाला, अजीब, जादुई या मोहक कहा गया है। कम शिक्षा या कमज़ोर अंग्रेज़ी के बावजूद उनकी रचनात्मकता ने उन्हें महान लेखक बनाया। तो अब जानते हैं कि जो लेखक है उसने कैसे अपनी किताब में शब्दों और वाक्यों को कैसे इस्तेमाल किया है। कुछ अनोखे शब्द। तो इस किताब को पढ़ते हुए आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको शायद किसी आम इंग्लिश डिक्शनरी में ना मिले, जैसे ड्रिंकर शब्द में थोड़ी स्पेलिंग की गलती है, ऐसे ही टाइटेड यानी कि, और ऐसे ही रेंटेज शब्द भी हैं। ये सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में आम शब्द नहीं हैं। लेखक ने जानबूझकर इनका इस्तेमाल किया है, इससे कहानी में एक ख़ास अंदाज आता है। लेकिन ये शुरू होने वाले लंबे वाक्य। एक और बात जो आपको इस किताब में ध्यान देने पर पता चलेगी वो ये है कि कई वाक्य बट यानी लेकिन से शुरू होते हैं, और ये वाक्य सिर्फ शुरू ही नहीं होते बल्कि बहुत लंबे और पेचीदा भी होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लेखक अपनी बात को घुमा घुमा कर कह रहे हैं, लेकिन यही चीज़ उनकी लेखन शैली को अनोखा बनाती है। योरूबा का असर। टोटोवाला योरूबा भाषा के थे और उनकी लेखन में इसका साफ असर दिखता है। कई बार उन्होंने योरूबा से इंग्लिश के शब्दों का सीधा साधा अनुवाद कर दिया है, और जहाँ इंग्लिश में कई सही शब्द नहीं मिला वहाँ उन्होंने सीधे योरूबा शब्द का ही इस्तेमाल कर लिया है, जैसे जूजू। जूजू का मतलब होता है रहस्यमय शक्ति। ये दिखाता है कि कैसे लेखक ने अपनी संस्कृति को अपनी कहानी में पिरोया है। दा का गायब होना। कभी कभी आपको लगेगा कि कोई शब्द गायब है, खासकर दा। जैसे जब वेयर अबाउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर दा गायब होता है। मिसाल के तौर पर, वन फाइन मॉर्निंग टू फाइंड आउट वेयर अबाउट्स वॉज माई टेपेस्टर। एक सुबह पता करने के लिए कि मेरा टेपेस्टर कहाँ था। ही वुड टेल मी वेयर अबाउट्स माई। वह मुझे बताएगा कि मेरा कहाँ है। यह भी लेखक की अपनी अलग शैली का हिस्सा है। तो हमने देखा कि द पाम वाइन ड्रिंकर सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भाषा का भी एक अनूठा अनुभव है। लेखक ने जानबूझकर कुछ अलग तरीके से लिखा है जिससे यह किताब और भी खास बन जाती है। तो अब हम देखेंगे कि लेखक ने अपनी बात कहने के लिए कैसे शब्दों के साथ खेला है, जैसे कोई जादूगर अपनी कला दिखाता है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। लेखक ने कहानी में कई जगहों पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है ताकि हमें ये समझ में आए कि ड्रिंकर कितना बड़ा शराबी था। जैसे वह कहता है कि उसका टेपेस्टर दोपहर 2 बजे से पहले ही 150 गैलन ताड़ी निकाल लेता था और वह खुद उसे पूरा पी जाता था। अब सोचिए, क्या कोई इतना ज़्यादा पी सकता है? नहीं ना। लेकिन यह पढ़कर हमें समझ आ जाता है कि उसे ताड़ी की कितनी लत थी। इसे ही अतिशयोक्ति कहते हैं, जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। पिछली बातों को याद करना, एनालैप्सिस। कहानी में कई बार ड्रिंकर बीच में ही रुककर अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है। जैसे एक जगह वह बताता है कि कैसे वह राजा की सुंदर बेटी से मिला और उसे एक खोपड़ी से बचाया था। वह यह सब बातें तब बताता है जब कहानी कहीं और चल रही होती है। इसे एनालैप्सिस कहते हैं, जब कहानीकार अचानक से पिछली घटनाओं को याद करके
सुनाने लगता है। तुलना और उपमाएं रूपक। लेखक ने राक्षसों और अजीब जीवों को समझाने के लिए भी बड़े मज़ेदार तरीके इस्तेमाल किए हैं। एक जगह वह एक खोपड़ी को जेंटलमैन कहता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करता है, जबकि असल में वह सिर्फ एक खोपड़ी होती है। यहाँ लेखक खोपड़ी की तुलना एक सुंदर व्यक्ति से करके उसे एक अनोखा रूपक देता है। एक ही अक्षर की धुन यानी अनुप्रास अलंकार। आपको कुछ जगह ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ एक ही अक्षर बार बार आता है, जिससे एक खास आवाज़ या धुन बनती है, जैसे ओनली लाफिंग एट लाफ्स लाफ, या फिर रेड किंग ऑफ रेड पीपल इन द रेड टाउन, यानी लाल शहर में लाल लोगों का लाल राजा। इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और लेखक की बात को और असरदार बनाता है। चीज़ों को इंसान बनाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने बेजान चीज़ों को भी इंसानों की तरह दिखाया, जैसे ऑल द क्लियर वीड राइज अप, यानी कि सभी साफ की गई खरपतवारें ऊपर उठ गई। क्या खरपतवारें खुद उठ सकती है? नहीं ना, लेकिन ऐसा कहने से लगता है कि खरपतवारों में जान आ गई हो। इसी तरह एक जगह लेखक बताता है कि नाच ने ड्रम यानी ढोल और गान यानी गीत को बुलाया। यहाँ नाच, ढोल और गीत तीनों को ऐसे दिखाया गया है जैसे वे इंसान हो, जो एक दूसरे को बुला सकते हैं। इसी तरह मौत का घर या मौत का रास्ता जैसी चीज़ों को भी ऐसे बताया गया है जैसे मौत खुद एक इंसान हो जिसका घर और रास्ता हो। इसे मानवीकरण कहते हैं, जब हम बेजान चीज़ों या विचारों को इंसानों की तरह दिखाते हैं। तो देखा आपने द पाम वाइन ड्रिंकर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शब्दों और भाषाओं का एक खेल है, जहां लेखक ने अपनी रचनात्मकता से एक अनूठी दुनिया बनाई है। कहानियों की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प विचार था जिसका नाम था अफ्रीकनिज़्म। यह कोई आम चीज़ नहीं थी, बल्कि इसमें ख़ास तरह के मंत्रों और जादुई बोलों का इस्तेमाल होता था। जैसे एक कहानी में किसी ने अपने उल्टे हाथ में कुछ कहा और बोला कि अगर उसकी गर्दन पर बंधी कौड़ी नहीं खुल सकती। ये सब सुनकर लगता था कि ज़रूर इसमें कोई गहरा राज छिपा है। पुरानी कहानियों का जादू, पुरानी कथाएं। एक और चीज़ जो इन कहानियों को और भी ख़ास बनाती थी वह थी पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी। सोचिए, एक लेखक ने जिसका नाम था टुटुओला, उन्होंने अपनी किताबों में योरूबा लोगों की पुरानी कहानियों और उनके विश्वासों को ऐसे बुना जैसे कोई कारीगर कपड़े पर नक्काशी करता है। जैसे सुनु सनार कहते हैं, यानी सुनु सनार कहते हैं। पौराणिक कथाएं वे पुरानी कहानियाँ होती हैं जो पहले से समाजों में शुरू हुई जब लोग लिखना नहीं जानते थे। इन कहानियों में अक्सर देवी देवता, पूर्वज या ऐसे नायक होते हैं जिन्होंने कुछ कमाल के काम किए होते हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि कैसे पुराने लोग दुनिया को देखते हैं। तो पौराणिक कथाएं दरअसल किसी समुदाय के विश्वासों और मूल्यों का एक पूरा संग्रह होती है। इन कहानियों में अक्सर इंसान के अच्छे बुरे गुणों पर जोर दिया जाता है। टुटुओला ने जिस विश्वास के बारे में लिखा उसमें से कुछ तो सिर्फ योरूबा लोगों के ही थे और कुछ ऐसे थे जो दूसरे समुदायों में भी मिलते थे। योरूबा लोगों का अनोखा विश्वास। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अबिदेमी नाम के एक जानकार ने कहा, योरूबा लोगों की पूरी दुनिया ही देवी देवताओं, पूर्वजों, आत्माओं और कुछ खास नियमों जिन्हें वो वर्जित मानते थे के इर्द गिर्द घूमती है। एक आम योरूबा व्यक्ति का मानना था कि उसके ज़्यादातर देवी देवता पहले इंसान ही थे, जिन्हें उनके वीर कामों और लोगों के प्रति प्यार के लिए पूजा जाने लगा। इसीलिए उनका मानना है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अपने और देवी देवताओं को बीच एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी सोच से देवताओं को पूजने की प्रथा, डीएफिकेशन, का जन्म हुआ। और हाँ, बाकी अफ्रीकी समाजों की तरह इन विश्वासों को अपनाना उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर बहस की जाए, बल्कि यह एक ज़रूरी हिस्सा था उनकी ज़िंदगी का। यही वो विश्वास थे
जिन्होंने टुटुओला को एक बहुत ही अनोखा लेखक बनाया। उन्होंने अपनी कहानियों को योरूबा की पौराणिक कथाओं से ऐसे सजाया जैसे कोई अपना घर को सुंदर चीज़ों से सजाता है। तो कैसे मंत्रों, पुरानी कहानियों और योरूबा लोगों के गहरे विश्वासों ने मिलकर टुटुओला की कहानियों को इतना खास बनाया। तो द पाम वाइन ड्रिंकर सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि यह योरूबा लोगों की पुरानी परंपराओं और उनके गहरे विश्वासों पर आधारित एक शानदार लोक कथा थी। टुटुओला नाम के लेखक ने इस किताब को ऐसे लिखा था कि इसका शीर्षक पढ़ते ही पाठक उसमें खो जाते थे। और यकीन मानिए, किताब के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक टुटुओला ने अपनी पकड़ बनाए रखी। वह एक के बाद एक रोमांचक घटनाओं को ऐसे खोलते गए जैसे कोई जादुई पिटारा खुल रहा हो। कहानी के आखिर तक आते आते लेखक ने एक और मज़ेदार मोड़ दिया। उन्होंने अपनी कहानी में 2 ऐसी पहेलियाँ डाली जो दिमाग को खूब उलझा देती थी। पूरी किताब एक्शन से भरपूर थी और उनकी भाषा में भी एक अलग ही ऊर्जा थी। भाषा का अनोखा अंदाज और आलोचना। अब आप सोचेंगे कि क्या यह किताब ठेठ अंग्रेज़ी में लिखी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अंग्रेज़ी के नियमों का उतना पालन नहीं किया गया था, पर इसके बावजूद टुटुओला अपना संदेश पाठकों तक बखूबी पहुंचाते थे। लिंड्सफोर्ड जैसे विद्वान तो उन्हें एक ऐसे इनोवेटर के रूप में देखते हैं जिन्होंने पश्चिमी साहित्य में कुछ पूरी तरह से नया योगदान दिया। यह टुटुओला की हिम्मत ही थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई, और जब उन्होंने ऐसा किया तो आलोचनाओं के दरवाजे भी खुल गए। कुछ लोगों ने उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए, पर सच्चाई यह थी कि उन्होंने अपने खास अंदाज से साहित्य में एक नई राह बनाई थी। उनकी कहानी कहने का तरीका इतना सीधा और जीवंत था कि वह पाठक के दिल में सीधे उतर जाता था। तो द पाम वाइन ड्रिंकर कैसे एक साधारण कहानी से कहीं बढ़कर योरूबा संस्कृति, रोमांच और एक लेखक के अनूठे अंदाज का संगम बन गई।